तो इतिहास का क्लास आज से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि इतिहास कहते किसको हैं। तो बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध तरीका से, क्रमबद्ध कहने का मतलब हुआ कि लगातार, जैसे हम पढ़ते हैं ना गिनती में 1 2 3 4, तो वैसे ही जैसे 1500 में कोई घटना घटा, फिर 1600 1700, तो ये क्रमबद्ध हुआ। तो बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, अब जानते हैं कि इतिहास का पिता किसको कहते हैं। तो इतिहास का पिता कहते हैं हेरोडोटस को। तो हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता क्यों कहते हैं? तो हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक एक बुक लिखा जो विश्व इतिहास से संबंधित था। उस बुक को रोमन के एक दार्शनिक सिसरो ने अध्ययन किया और उन्हें इतिहास के पिता की उपाधि दी। उसके बाद में और सारे इतिहासकार इसका अध्ययन करते रहे और उनको मतलब कि फाइनली इतिहास के पिता की उपाधि दे दी गई। ठीक है, उसके बाद में अब इसमें अगला पॉइंट हम देखते हैं कि इतिहास के प्रकार। तो आप जानते हैं कि इतिहास के मेनली हम 3 प्रकार का अध्ययन करते हैं, एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। ठीक है, प्राचीन भारत ईसा पूर्व से लेकर के और 712 ईस्वी के आसपास, 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी के आसपास में मध्यकालीन भारत, और 1707 ईस्वी से लेकर के जो अभी हम 1947 तक मेनली पढ़ रहे हैं तो होगा आपका आधुनिक भारत। उसके बाद में हम देखते हैं कि साहित्य एवं पुरातात्विक आधार पर। ठीक है, तो साहित्यिक और पुरातात्विक आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कहते हैं कि प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल में सिर्फ पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। कहने का मतलब कि उस समय लिखा हुआ कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, तो उस पुरातात्विक स्रोत के आधार पे ही उस काल का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में आते हैं आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। अब उसमें लिखित साक्ष्य जो मिले हैं उसका अध्ययन अभी तक नहीं किया जा सका है। जैसे आप पढ़िएगा आगे इतिहास में कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिखे हुए प्रमाण है उसको आज तक नहीं पढ़ा जा सका है, तो वो आदि ऐतिहासिक काल में आएगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में मेनली हम महाजनपद काल, जो कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य एक्चुअली में बिंबिसार का जो शासनकाल होता है, तो वहाँ से ये शुरू होता है। उस समय से लिखित जो साक्ष्य मिले हैं उसको पढ़ा जा सका है, तो ये ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। तो ये आप आशा है कि समझ चुके होंगे। फिर आगे हम देखते हैं पाषाण काल। अब देखिए, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो पत्थर से संबंधित जो काल था उसको हम पाषाण काल के रूप में देख सकते हैं। इसको मेनली हम 3 भाग में बांटते हैं, एक पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। ठीक है, अगर नहीं याद हो रहा है तो ऐसे याद कर सकते हैं। पूरा गाँव में नहीं बोलते हैं, पूरा यानी पुराने लोग, ऐसे याद कर सकते हैं। मध्य यानी बीच वाले लोग, और नव यानी नया नया बच्चा के बारे में बात कर रहे हैं, तो वैसे याद कर सकते हैं कि पूरा यानी पहले वाला पाषाण काल में सबसे पहले पूरा पाषाण काल, उसके बाद में मध्य पाषाण काल यानी बीच वाला समय अवधि, और उसके बाद में नव पाषाण काल यानी कि सबसे अंतिम वाला समय अवधि पाषाण काल का। ठीक है, मेनली इसका डेट को लेकर के मतलब कोई वो नहीं है कि हाँ डेट याद करना है या एग्जाम में पूछता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक का जो घटना है वो आपका पूरा पाषाण के अंतर्गत आता है। 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के और आपका 10,000 ईसा पूर्व का जो घटना है वो मध्य पाषाण के अंतर्गत आता है, और 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 6,000 के आसपास में ले सकते हैं, तो वो नव पाषाण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये तीनों को हम देख लेंगे। अब देखिए, मेनली हम बता रहे हैं कि किस पाषाण काल में किस चीज़ का आविष्कार हुआ था। तो पूरा पाषाण काल में क्या आविष्कार हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, उसके बाद में इस समय में था आपका कि लोग मेनली की चित्र वगैरह बनाते थे, इस समय में गुफा वगैरह बनाते थे। तो पाषाण काल समझ रहे हैं, पत्थर से संबंधित ये काल है। तो लोग मेनली पहाड़ के आसपास में रहते थे, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर उसमें गुफा बनाकर और लोग वहाँ पे रहते थे ताकि वो वर्षा से, धूप से, मतलब ये सब से बच सके। ठीक है, तो
देखते हैं कि पूरा पाषाण जो काल है ना, तो इस समय एक गुफा बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका नाम है भीमबेटका गुफा। अब ये भीमबेटका गुफा है कहाँ? तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में तो सबसे पहले कुत्ता को पालतू पशु बनाया गया, तो ये किस काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में और पशुपालन का जो साक्ष्य हम देख सकते हैं, तो इसको हम मेनली ले सकते हैं कि यूपी के आदमगढ़ एक जगह है यूपी में, तो वहाँ भी मध्य पाषाण काल में पशुपालन से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि नवपाषाण काल, ठीक है। तो नवपाषाण काल में जो है, तो इस समय में सबसे पहले पहिया का आविष्कार हुआ, ठीक है। जैसे हम आजकल देखते हैं कि हाँ बैलगाड़ी वगैरह मतलब कि चलता है, अब तो नहीं चलता है, मतलब हम लोग जो जब बच्चे थे तब चलता था। तो उस समय में हम देख सकते हैं कि जो पहिया या टांगा गाड़ी चलता था, तो उसमें जो पहिया, तो इसका आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि इस समय में कृषि के सबसे पहले साक्ष्य मिले थे। मेहरगढ़ एक स्थान है पाकिस्तान में, वहाँ कृषि के साक्ष्य मिले थे। और भारत में देखेंगे तो यूपी के कोलीडिहवा नामक स्थान पे मतलब कि कृषि के साक्ष्य मिले थे। उसके बाद में आप पशुपालन इस समय भी चल रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद में गर्तवास, गर्तवास किसे कहते हैं? तो देखिए, अगर समतल भूमि है और समतल भूमि में हम गड्ढा कर दें और गड्ढा करने के बाद में उसमें घर बना के रह रहे हैं, जैसे हम आज ऊपर घर बनाते हैं तो सीढ़ी ऐसे कर करके बनाते हैं ताकि हम छत पे जा सकें, तो वैसे ही सीढ़ी होता था ताकि हम नीचे जा सकें, तो उसको गर्तवास कहते हैं। तो ये मेनली बुर्ज होम से और गफ कराल से, बुर्ज होम और गफ कराल, ये मेनली जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो ये दोनों जगह पे गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फिर आगे का क्लास आता रहेगा। थैंक यू।